निर्मला अपने पति केशव के घर जब पहली बार आई तब उसने अपने पति के बड़े भाई का बहुत बड़ा परिवार देखकर मन में ये फैसला कर लिया था कि इस महासमुद्र में वो एक बूंद बनकर नहीं रहेगी। वह अपने पति की वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। 2-4 फटी कमीजें, 2 पैंटें और 1 कोट। जो व्यक्ति कई वर्षों से अच्छा मासिक वेतन पा रहा हो, उसके वस्त्रों का ये हाल। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर निर्मला को ये फैसला करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसका पति अपनी सारी आय अपने बड़े भाई के परिवार पर बर्बाद कर रहा है। उसने अपने पति से पूछा, शादी से पहले जो नेवी ब्लू सूट आप पहनते थे वो कहाँ है? अरे उसके बारे में तुम क्यों चिंता करती हो? तो अब आप क्या पहनेंगे? ये नया सूट जो तुम्हारे पिताजी ने दिया है। और उस पैसे का क्या हुआ जो आप इतने वर्षों से कमा रहे हैं? आपके बैंक में कितने जमा है? श्रीमती जी, मैं आज तक बैंक में घुसा ही नहीं तो जमा क्या करवाऊंगा। वास्तव में मुझे हिसाब किताब रखने की आदत नहीं है, किंतु तुम्हें इस बात की चिंता क्यों हो रही है? परंतु धन के बिना जीवन नहीं चल सकता। अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को। निर्मला ने भी समझा कि आज के लिए इतना ही काफी है, इसीलिए उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि उसका पति बड़ा ही फिजूल खर्च है। अगले महीने की पहली तारीख को उसने अपने 300 रुपए के वेतन का हिसाब अपनी पत्नी को बता दिया। उसने कहा, 100 रुपए घर खर्च के लिए, 50 रुपए तुम्हारे पॉकेट खर्च के लिए और 150 रुपए मेरे अपने प्रयोग के लिए। किंतु ये बात निर्मला को पसंद नहीं आई। वह सभी मुद्दों पर खुलकर बात करना चाहती थी। केशव के पास भी छिपाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, भोजन, मकान और मेहमानों का खर्चा 100 रुपए में चलेगा, जिसका प्रबंध भाभी करती हैं। भाभी क्यों, मैं क्यों नहीं? हाँ, तुम उनकी सहायता कर सकती हो, जैसे बड़े बाबू के नीचे छोटा बाबू रहता है। तुम इसे ऐसा भी समझ सकती हो, लेकिन 100 रुपए तो इसके लिए बहुत ही अधिक हैं। हम तो सिर्फ 2 लोग हैं, इतना तो नहीं खाते। मेरी प्यारी निर्मला, हम 2 नहीं 10 लोग हैं। 10? आपके कहने का मतलब है कि आपके भाई और उनकी पत्नी और उनके सब बच्चे? हाँ, तो क्या उन सब की परवरिश का जिम्मा हम पर है? नहीं, वो हम सब की जिम्मेदारी है। परंतु मैं इसका कोई कारण नहीं पाती कि हम उन पर कुछ खर्च करें। मैं अपने भाई और उनके बच्चों को प्यार करता हूँ। क्या इतना कारण काफी नहीं है कि मैं उनकी खुशी में कुछ योगदान कर सकूं? निर्मला जब हर तरह के तर्क में हार गई तो उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई दूसरा ढंग अपनाया। शादी को अभी 4 मास भी नहीं हुए थे। निर्मला अक्सर अपनी जेठानी से झगड़ा करने लगी। एक दिन रात्रि के समय उसने अपने पति से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं दूसरों का गुलाम बनकर रहूं? आपकी भाभी और उनके बच्चों की सेवा करते करते मैं अब थक चुकी हूं। क्या हम किसी ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जिसे हम अपना घर कह सकें और जो पूरी तरह से हमारा हो, यहाँ तक कि उसमें कोई झांक भी न सके? तुम्हारे कहने का क्या अभिप्राय है? मैं भैया को छोड़ दूं? ठीक है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करती, किंतु स्वतंत्रता तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे भी ये चाहिए। निर्मला, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, परंतु अपने साथियों की सेवा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, और यदि आप अलग मकान ले लेते हैं तब भी हम उनकी कुछ सेवा कर ही सकते हैं। मैं वचन देती हूँ कि आपके सभी संबंधियों के साथ मेरा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। देखिए कितना आनंदमय होता है अलग रहना। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए। अन्य कोई व्यक्ति बीच में दखल देने वाला नहीं होगा। यह कोई तर्क नहीं था, अपितु निवेदन था। एक स्त्री की उत्कृष्ट अभिलाषा थी जिसका विरोध केशव नहीं कर सका। अगले दिन उसने अपने भैया से अलग रहने के लिए कह दिया, मैं अलग मकान में रहना चाहता हूँ। क्यों? निर्मला ऐसा चाहती है
और मैं उसकी इस छोटी सी मांग को ठुकराना नहीं चाहता। भैया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के खर्चे के लिए मैं अपना सहयोग पहले की तरह ही देता रहूंगा। नहीं, यदि तुम परिवार से अलग हो जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। परंतु भैया, ये तो मैं अपने स्नेहवश देता हूँ। आप इनसे इनकार क्यों करते हैं? आपके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। बड़ा भाई दृढ़ निश्चय वाला था। उसने कहा, जब तक हम संयुक्त परिवार की तरह रहते थे तब तक मेरे और तुम्हारे धन में कोई अंतर नहीं था, परंतु अलग अलग रहने पर सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मुझे कुछ देना ना तो तुम्हारी पत्नी को भला प्रतीत होगा और ना ही कुछ लेना मेरी पत्नी को। किंतु भैया, इन औरतों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? हम इसे केवल अपने तक ही सीमित रख सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से छिपाकर कुछ भी नहीं रखता और ना ही तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपनी पत्नी से कुछ छिपा कर रखो। दोनों परिवार अलग हो गए। इससे निर्मला बहुत ही प्रसन्न थी, परंतु उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही जब केशव ने उसे ये बताया कि भैया ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। केशव का भाई माधव अत्यंत निर्धन था। वह एक फर्म में साधारण सा क्लर्क था और वेतन स्वरूप उसे केवल 150 रुपये मासिक मिलते थे। घर में 6 बच्चे थे और उनके पालन पोषण और शिक्षा के लिए यह राशि बहुत ही कम थी। इस पर भी वह जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने जीवन की गाड़ी को नया मोड़ देगा। अपने सबसे बड़े लड़के को, जो कि कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसने कह दिया कि आगे पढ़ना है तो साथ साथ कमाई भी करनी होगी। दूसरे लड़के ने पिछले साल ही मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अब आगे वो कॉलेज में प्रवेश लेने की सोच रहा था। उसने उसकी शिक्षा समाप्ति की घोषणा कर दी और उसको एक कारखाने में काम सीखने के लिए लगा दिया। छोटे तीनों बच्चों की शिक्षा उसने चालू रखी। सबसे छोटा लड़का 3 वर्ष का ही था। समय बीता, सबसे बड़ा लड़का अब दुकानदार बन गया था। उसने दलाली का काम शुरू किया था और अपनी थोड़ी सी पूंजी लगाकर किराने की दुकान खोल ली थी। 2 वर्ष में ही उसकी दुकान चल निकली और वह इस समय लगभग 200 रुपये मासिक अपने पिता की आय में वृद्धि करने लगा था। छोटे भाई ने कारखाने में काम सीखकर अपने बड़े भाई की सहायता से एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। इस प्रकार केशव के बड़े भाई की स्थिति अब सामान्य होने लगी थी। दूसरी ओर इन 2 वर्षों में केशव की पत्नी के 2 बच्चे हो चुके थे और उसके लिए यह संभव नहीं था कि उनकी देखभाल वो भली भांति से कर सके और साथ ही घर का सारा काम भी कर सके। केशव ने घर में काम करने के लिए एक के बाद एक कई नौकर रखे, किंतु नौकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते, चाहे मालिकों को पसंद आए चाहे ना आए। घर में घी, चीनी और अनाज आदि का तो कोई हिसाब ही नहीं था। निर्मला का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उसको बुखार रहने लगा था। डॉक्टरों को संदेह था कि कहीं उसे टीबी ना हो गई हो। निर्मला ने बिस्तर पकड़ लिया। इस सब से केशव बहुत ही चिंतित रहने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि दफ्तर में वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके अधिकारी गण उससे अप्रसन्न रहने लगे थे। पिछले दिनों उसे आशा थी कि उसकी तरक्की हो जाएगी, परंतु ये आशा भी विफल हो गई। उसका नौकर भाग गया। अब केशव को ही घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता। निर्मला के लिए दवाई लाना और उसकी सेवा करना, फिर दफ्तर का काम करना। निर्मला की सेवा के लिए उसने एक नर्स का प्रबंध किया, परंतु उस नर्स को 6 रुपये प्रतिदिन वेतन देना तय हुआ था। इस प्रकार आधे से अधिक वेतन तो नर्स के ऊपर ही खर्च हो जाता, बाकी दवाइयों में खर्च हो जाता। इस तरह से खाने पीने की समस्या उत्पन्न होने लगी। इसीलिए केशव अब घर का काम स्वयं ही करता। इस पर भी निर्मला को आराम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के ऊपर तो वही नजर रख सकती थी। इस प्रकार जीवन से वो निराश हुआ। बहुत ही दुखी अवस्था में वह अपने भाई से मिलने जा पहुंचा। भाई के हालचाल पूछने पर केशव ने घर का सारा हाल कह सुनाया और फिर कहा
यदि इस प्रकार ही चलता रहा तो ऑफिस से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर सारा परिवार भूखा ही मरेगा। भाई ने केवल इतना ही कहा। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है केशव। केशव को अपने भाई की निराशा की याद आई जब उसने कहा था कि वो परिवार से अलग होना चाहता है। उस समय भाई को उसकी सहायता की बहुत ही आवश्यकता थी, परंतु उसके अलग हो जाने के बाद भी भाई ने उससे सहायता लेने से इनकार कर दिया था। अब केशव को सहायता की आवश्यकता थी, परंतु तब की अवस्था याद करके वह सहायता ना मांग सका और कुछ देर बैठकर वह घर वापस चला आया। अगले दिन जब वह ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी भतीजी कांता आई हुई थी। केशव ने पूछ ही लिया, कहो कांता, क्या हाल है? सब ठीक है चाचा जी। केशव ने देखा कि आज घर की सफाई भली भांति हुई पड़ी थी, बर्तन और रसोई साफ थे और उसके लिए चाय भी तैयार थी। आज 4 महीने बाद उसे शाम की चाय का स्वाद आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, निर्मला, तुम्हारा क्या हाल है? जैसा हमेशा ही रहता है। नर्स छुट्टी मांगने लगी थी तो मैं परेशान हुई। उसके बिना मेरा काम किस प्रकार चलेगा? मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में कांता आ गई और कहने लगी कि वह दिन भर आज यहीं पर रहेगी। मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। कांता तो अब बड़ी ही होशियार हो गई है। इसने नर्स से भी कहीं अच्छी तरह से मेरी सेवा की है। केशव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब कांता का छोटा भाई मोहन भी वहां पर आ गया और बच्चों से खेलने लगा। वह उन्हें लेकर नजदीक के ही एक पार्क में चला गया। रात कांता भोजन बनाने के बाद घर वापस चली गई, परंतु मोहन वहीं पर रह गया। सुबह उसने चाचा से सब्जी आदि और चाची से दवाई आदि लाने के विषय में पूछा। खाना बनाने तथा घर का प्रबंध करने के लिए कांता सुबह ही आ गई थी। इस प्रकार 1 हफ्ते तक ये चलता रहा। जब केशव को विश्वास हो गया कि कांता प्रतिदिन आती रहेगी तो उसने नर्स को छुट्टी दे दी। इस पर भी एक बात केशव की समझ में नहीं आ रही थी कि कांता ने उनके घर का भोजन कभी नहीं किया, ना ही मोहन ने किसी वस्तु को छुआ। केशव ने कई बार कहा कि वो भोजन यहीं पर कर ले, परंतु कांता सदैव टालती रही। निर्मला के स्वास्थ्य में अब सुधार होने लगा था और 1 माह के अंदर अंदर उसका बुखार भी जाता रहा। अब वह बैठकर थोड़ा सा काम करने लगी थी। एक दिन निर्मला ने कांता से बहुत ही आग्रह किया कि वह आज भोजन उसके साथ ही खाए। इस पर कांता ने कह दिया, चाची, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। कांता, मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लो, किंतु मैं नहीं खा सकती, मुझे भूख नहीं है। क्यों? यह तो मुझे पता नहीं। तो तुम यहाँ पर क्यों आती हो? जिससे कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। केशव भी इनकी बातों को सुन रहा था और स्वयं को वो इससे अलग ना रख सका। उसने पूछा, कांता, क्या तुम्हारी माताजी ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है? नहीं तो मैं स्वयं यहाँ पर आती हूँ। एक दिन आप पिताजी से अपनी कठिनाई बता रहे थे तो मेरे दिल में चाची की सहायता करने की बात आई। अगले दिन मैंने पिताजी से पूछ लिया तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की स्वीकृति दे दी और मैं यहाँ पर आने लगी। मुझे खुशी है कि चाची अब स्वस्थ रहने लगी हैं। किंतु तुम्हें ये किसने कहा कि तुम यहाँ पर खाना मत खाया करो? मैं समझता हूँ यह तुम्हारा एक प्रकार से दृढ़ निश्चय है कि तुम हमारी कोई वस्तु नहीं लोगी। कांता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। चुप्पी का अर्थ स्पष्ट था। केशव सब समझ गया। निर्मला को भी जैसे डंक सा लगा। वह कांता से कहने ही वाली थी कि अब उसके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु घर की स्थिति और अपनी असमर्थता देखकर वो चुप ही रही। उस रात केशव ने निर्मला से पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर लज्जा की अनुभूति नहीं होती जो तुमने मेरे भाई के साथ करवाई थी? क्यों? मैंने क्या करवाया था? तुमने उनकी सहायता बंद करवाई थी, जबकि उस समय उनको इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। परिणाम ये हुआ कि सुंदर को तुरंत कॉलेज छोड़कर दुकान करनी पड़ी। मैंने आपको उनकी सहायता करने से मना नहीं किया था, यह तो उन्होंने स्वयं ही अस्वीकार की थी। नहीं,
हमने इसके लिए उन्हें विवश किया था। सुनो, मैंने अब निश्चय किया है कि मैं वहां जाकर भैया और भाभी के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और उनसे याचना करूंगा कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं। यह ठीक है कि उन दिनों तुम्हें भाभी से अधिक काम करना पड़ता था, परंतु युवा होने के कारण तुम कर भी सकती थी, उसी प्रकार जैसे यहाँ पर कांता आकर काम करती है। इस प्रकार काम करना किसी के प्रति एहसान करना नहीं होता। हम दुर्भाग्यशाली थे जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। निर्मला, तुम ही बताओ, जो सेवा कांता और मोहन केवल स्नेहवश करते रहे, वह क्या किसी मूल्य पर मिल सकती थी? निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, परंतु उसने एक प्रश्न किया, किंतु हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा? निर्मला, तुम्हारी स्वतंत्रता सदैव तुम्हारे पास ही रहेगी यदि तुम में उसको बनाए रखने की योग्यता है। अयोग्य लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके हित में नहीं होती। इस घटना के बाद दोनों परिवार फिर से एक हो गए।